नमो अर्हन्ताणं नमो सेताणं नमो आयरीयाणं नमो उवछायाणं नमो लोये सौवसावूढम्। हमारी क्लास मंगल शासन 2, उसमें हमारा कहना चाहिए जो हमारा अहिंसा हिंसा हिंसा के बारे में जो हमने समझा, अहिंसा एक विवेचन। इसके बाद एक चैप्टर है हमारा जैन धर्म का गौरवशाली इतिहास, है ना। तो वो आपको खुद से पढ़ सकते हैं। पुराने हमारे जो बहुत से राजा सेठ आदि जो हुए हैं जिन्होंने जैन धर्म की प्रभावना करी है, उसके बारे में कुछ कहानियां उसमें बताई गई हैं। तो अभी हम उस चैप्टर को हम अभी छोड़ रहे हैं, है ना। तो उसके आगे का जो चैप्टर है उस पे हम आएंगे, है ना। वो है हमारा लक्षण और लक्षणाभास। इसके बारे में ये चैप्टर है ना। मतलब ये जो चैप्टर है वास्तव में अ, जैन धर्म की एक ये अमूल्य मतलब धरोहर है। कहने का मतलब ये है कि हर धर्म में जब कोई भी कहना चाहिए दर्शन शास्त्र पढ़ा जाता है, तो उसमें हर कुछ कुछ चीजों की उन्होंने सिद्धि करी होती है। कोई जैसे हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, वैष्णव धर्म पढ़ेंगे, बाकी धर्म पढ़ते हैं जो, तो उनमें कुछ कुछ चीजों की सिद्धि करी होती है कि इस विश्व में क्या है, विश्व किससे बना है। अच्छा, ये विश्व ऐसा है तो कौन जानता है, कोई इसका बनाने वाला है क्या, यदि भगवान है तो भगवान कौन होते हैं, और कोई इसका बनाने वाला है तो भगवान ने कैसे बने, और हमें यदि सुखी होना है तो हम कैसे हो सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों का कहना चाहिए कि इन प्रश्नों का आंसर उन्होंने अपने अपने रूप में अलग अलग तरीके से दिया है। तो उन्हीं तो ये सब जो चीजें होती हैं इनको बोलते हैं न्याय। एक तो होता है कि डिस्क्रिप्टिव वे में लगते हो, बट कुछ टाइम कहना चाहिए कि आज से लगभग कह सकते हैं 800 1000 साल पहले ऐसे हमारे और दूसरे धर्मों के बीच में बहुत वाद विवाद होता था। राजा लोग बहुत वाद विवाद कराते थे कि कौन सा धर्म अच्छा है। तो उस टाइम पे न्याय और लॉजिक से चीजों को सिद्ध करा जाता था कि हमारे यहाँ ऐसे है, तुम्हारे यहाँ कैसा है। तो वाद विवाद होते थे, और जो जीतता था उस धर्म को बड़ा माना जाता था, और फिर जो राजा होता था फिर राजा उस धर्म को अपना लेता था, और प्रजा भी उस धर्म को फिर अपनाती थी। तो ये और ये पब्लिक इवेंट होता था। इस टाइप का जो बहस कह लो या वार्तालाप कह लो, तो ऐसे चीजें बहुत होती थी। समंत्र भद्र आचार्य हुए हैं, उन्होंने भी ऐसी बहुत सारी, उससे और पहले भी हुए हैं, 1000 साल पहले भी। तो उस टाइम पे ये सारी चीजें पहले होती थी। तो उन उस टाइम पे सिद्धियां होती थी इन सब चीजों की। तो ऐसे ही एक आचार्य हुए हैं अभिनव धर्म भूषण यति। ये एक आचार्य हुए हैं लगभग, यहाँ आज से लगभग 600 700 साल पहले। तो उन्होंने जो कहना चाहिए कि जो न्याय शास्त्र है, न्याय शास्त्र की उन्होंने एक रचना करी। ये जो मुनिराज थे ये कर्नाटक साइड के थे। विजयनगर के राजा जो थे उस टाइम पे वो उनको पूजते थे ऐसा कहते। तो जैन राजा था उस टाइम को जो, और उन्होंने बहुत जगह अपने धर्म का बहुत प्रचार प्रसार किया है, बहुत जगह वाद विवाद भी किया। और जब ये सब चीजें उन्होंने करी तो उन्होंने उनको लगा कि ये जो चीज है, ये नॉलेज है, तो ये नॉलेज जनरल लोगों को भी पढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज्ञानी लोग ही मुनिराज हैं या कोई धर्मात्मा है तो वो ही इन सब चीज को लॉजिक्स को जाने। क्योंकि ये सब चीजें बहुत हाई लेवल उस टाइम के लिए बहुत कम लोग जानते थे, इतना न्याय समझना पढ़ना लिखना
बहुत हाई लेवल पे बहुत कम होता था। तो सिर्फ उन्हीं की, बड़े लोगों के बीच की बात रह जाती थी कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। तो बजाय इसके कि सिर्फ बड़े लोगों तक ही बात रह जाए, तो उन्होंने शास्त्र लिखा जिसका नाम है न्याय दीपिका। उनका एक ही शास्त्र हमें अभी कहना चाहिए उपलब्ध है, और संस्कृत में है, और ये सूत्रात्मक है, ये न्याय दीपिका ग्रंथ। जिससे कि हमारे जो जैन धर्म के जो न्याय है, कि कैसे हम वस्तु स्थिति का, हमने कैसे, हमारे जैन धर्म कैसी सिद्धि करता है कि जीव क्या है, अजीव क्या है, बाकी चीजें क्या हैं, भगवान कैसे होते हैं, आदि आदि, वस्तु कैसी होती है, द्रव्य गुण पर्याय क्या होता है, और बहुत सारे ऐसे चीजें उसकी विषय वस्तु है। और इन्होंने उसको सूत्रात्मक चीज में लिखा है। तो ऐसे तो उस टाइम के हिसाब से बहुत इजी भाषा में लिखा था, पर आज की संस्कृत और आज की लैंग्वेज को देखते हुए वो भी आजकल थोड़ा कठिन हो गया है। परंतु वो पढ़ने लायक ग्रंथ है कि हम अपने जैन धर्म की सिद्धि कैसे करते हैं। ये न्याय दीपिका है। और एक है हमारा शास्त्र है प्रवचन सार। जितने भी संस्कृत आदि, जितने भी ये हमारे देश में जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जहाँ पे ये सब चीज़ पढ़ाई जाती है, लॉजिक पढ़ाया जाता है। इवन आप जाओगे जर्मनी में, यूएस में, लंदन आदि में, जहाँ पे, वहाँ पे भी लोग रिसर्च करते हैं कि संस्कृत के हिसाब से जैन धर्म में क्या क्या लॉजिक दिए गए हैं संस्कृत में। तो वो लोग इन ग्रंथों को पढ़ते हैं आज भी। प्रवचन सार इन सब की जो कहने चाहिए टीकाएं हैं, उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करी हैं, ग्रंथों को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है उनको। और वो लोग उस चीज को पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या लॉजिक दिया है, वस्तु स्थिति की उन्होंने क्या लॉजिक दिया है। उसको पढ़ते हुए वो लोग ये काम करते हैं और पढ़ते भी हैं वहां पे। तो उसका ही कुछ रेफरेंस लेते हुए हम यहाँ पे चैप्टर दिया गया है, लक्षण और लक्षणाभास। हमें अपनी प्रयोजन की सिद्धि करनी है, मतलब हमें अपनी आत्मा को जानना है। तो आत्मा को कैसे जानेंगे, आत्मा का लक्षण क्या है, तो उसके लक्षण के बारे में बताएंगे, वस्तु के लक्षण के बारे में बताएंगे। और हम क्या, अभी तक लक्षण के बारे में, वस्तु के लक्षण के बारे में हमें क्या क्या आभास हैं, मतलब क्या क्या गलत फहमियां चल रही हैं, या हम गलत मान लेते हैं, हमारी अज्ञानता के कारण, हमारी गलत समझ के कारण हम उसको क्या गलत मान लेते हैं। या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें कि क्या हमें गलती नहीं करनी चाहिए, पहचानने के, वस्तु को पहचानने के लिए हमें क्या गलती नहीं करनी चाहिए। ऐसे भी हमें जो लक्षणाभास होते हैं उसको इसके चैप्टर के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आइए चैप्टर पढ़ते हैं हम, है ना। पाठ 11, लक्षण और लक्षणाभास। अभिनव धर्मभूषण यति, आज से लगभग 600-700 वर्ष पहले, 1358 से 1418 ईस्वी तक इनका ऐसा काल आता है, बताया गया है। मतलब कर्नाटक आदि एरिया में जो शिलालेख आदि मिले हैं उनमें ऐसा टाइम मिला है। धर्मभूषण नाम के कई जैन साहित्यकार हुए हैं। ये बहुत कॉमन शब्द है धर्मभूषण। उन सबसे पृथक बतलाने के लिए इनके नाम के आगे अभिनव शब्द और अंत में यति शब्द जुड़ा मिलता है। ये कुंद कुंद आमनाई थे और इनके गुरु नाम वर्धमान था, है ना। कुंद कुंद आमनाई में मतलब कुंद कुंद आचार्य के जो संघ था, उन्हीं के संघ के आगे आगे जो उनका संघ बढ़ता गया, तो उन्हीं के आमनाई में ये आचार्य, ये मुनिराज थे। और इनके गुरु का नाम वर्धमान था, है ना। इसका रेफरेंस यहाँ पे दिया गया, इसकी प्रस्तावना में ये सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं न्याय दीपिका की प्रस्तावना में, है ना। इनका अस्तित्व इतने 1418 ईस्वी तक माना जाता है। इनके प्रभाव और व्यक्तित्व सूचक जो उल्लेख मिलते हैं उनसे पता चलता है कि ये अपने समय में बड़े ही प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले महापुरुष थे। राजाधिराज परमेश्वर की उपाधि से विभूषित थे और प्रथम देवराय के चरणों में मस्तक झुकाया, इनके चरणों में मस्तक झुकाया करते थे। मतलब जो राजा थे प्रथम देवराय, ये कर्नाटक का जो राजा थे उस टाइम में, उस एरिया के, तो ये इनके इनके उनको पूजनीय मानते थे।
जैन धर्म की प्रभावना करना तो इनके जीवन का व्रत था ही, किंतु ग्रंथ रचना कार्य में भी इन्होंने अपनी अनोखी सूझबूझ, तार्किक शक्ति और विद्वत्ता का पूरा पूरा उपयोग किया है। आज हमें इनकी एकमात्र अमर रचना न्याय दीपिका प्राप्त है, जिसका जैन न्याय में अपना एक विशिष्ट स्थान है। न्याय दीपिका संक्षिप्त किंतु अत्यंत सुविशद और एवं महत्वपूर्ण कृति है। इसके इसमें संक्षेप में प्रमाण न्याय का तर्क संगत वर्णन है। यद्यपि न्याय ग्रंथों की भाषा अधिकांशतः सुरू और गंभीर होती है, किंतु इस ग्रंथ की भाषा सरल और सुबोध संस्कृत है ना। प्रस्तुत पाठ इसके आधार पर लिखा गया। अब यहाँ पे क्या बोला गया? न्याय बोला, न्याय शास्त्र है ना। प्रमाण और नहीं के बारे में बताया गया है। कुछ समझ में आया आपको? क्या होता है प्रमाण, न्याय क्या होता है? न्याय तो वही जो, हम्म। न्याय तो उनके समय में जो न्याय होता था वही सब हुआ। क्या न्याय? न्याय वो वाला न्याय नहीं है जो न्याय अपन बोलते हैं कि वो कोर्ट में अच्छा। न्याय मिला, वो वाला न्याय की बात नहीं चल रही यहाँ पे। न्याय का मतलब यहाँ पे है लॉजिक। न्याय का मतलब वो मेरे को न्याय मिल गया वो वाला नहीं हो। न्याय दीपिका मतलब है लॉजिक, कि हमारे तर्क, जैन धर्म में किस तरह के तर्क हैं वस्तु स्थिति के, जो हमें छह द्रव्य सात तत्व का जो हम वर्णन बोलते हैं वो किस लॉजिक से बोलते हैं। क्या तर्क है जो हम इसकी सिद्धि, इसकी मतलब उसकी सिद्धि करी जाती है लॉजिक में। जैसे अपन मैथ्स पढ़ते हैं, है ना, मैथ पढ़ते हैं, कोई फॉर्मूला लिख दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, इसको प्रूव करके बताओ। तो क्या करेंगे कि हम एलएचएस में वैल्यू डालेंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे, आरएचएस में वैल्यू डालेंगे, और फिर लिख देंगे हाँ एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव। वैसे ही जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं, उसको आप सिद्धांत को ऐसे ही मान लोगे क्या कि हाँ ऐसे ही होता है, जीव होता है, चींटी में भी जीव है, उसमें भी जीव है। एक एग्जाम्पल बोल रहा हूं, ये छह द्रव्य हैं तो छह द्रव्य ही हैं क्या? भगवान वीतरागी होते हैं तो उसकी परीक्षा कर सकते हैं क्या? तो इन सब चीजों के क्या तर्क होते हैं। यदि हमारे पास भगवान नहीं है तो हमें भगवान को वीतरागी मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? यदि भगवान ने हमको छह द्रव्य मानना है बताए हैं, तो क्या हम उनको माने कि नहीं माने? हम परीक्षा कर सकते हैं क्या? मानना ही चाहिए, उन्होंने मानना ही बताया चाहिए। है। क्यों मानना चाहिए? क्यों माने भगवान की? उसके पीछे जो लॉजिक है उसको समझ लो। वही तो, वो इसको कहते हैं न्याय। उसके पीछे जो लॉजिक है, उसके पीछे जो तर्क है, जैन इसलिए बोला गया है कि आज्ञा प्रदानी से परीक्षा प्रदानी ज्यादा समझदार होता है। कोई शिष्य आज्ञा प्रदानी, वहां भगवान ने कहा है, अरे क्यों कहा है, कैसे कहा है, कोई लॉजिक होना चाहिए कि नहीं? कोई किसी को पूछे, कोई प्रश्न पूछे तो आपको आंसर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि क्यों कहा गया है। उसके लिए न्याय ग्रंथों की उपयोगिता होती है, और हर धर्म में होते हैं। ऐसा नहीं अपने में है, हर धर्म में होते हैं। हर धर्म अपने अपनी बुद्धि के हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से वो अपना लॉजिक लगा के अपनी अपनी बात को पुष्ट करते हैं। जैसे बोलते हैं कि भैया पृथ्वी कहाँ है दूसरे धर्मों में, कि भैया वो विष्णु भगवान के जो वो है, सर्प है उनका, क्या कहते हैं उसको, नागमणि है, जो भी कुछ सर्प का नाम है, उसके फन पे नागमणि। है नागमणि जो भी है ना। सॉरी, शेषनाग, शेषनाग, शेषनाग के क्या शेष वो शेष है? शेषनाग के उसके फन के ऊपर पृथ्वी है। तो शेषनाग कहाँ है? कि वो अधर पे है, अंतरिक्ष में है। विष्णु भगवान कहाँ है? विष्णु भगवान उसके ऊपर लेटे हुए हैं। कहाँ है, किसके आधार से हैं, कौन चला रहा है? ब्रह्मा विष्णु महेश चला रहे हैं। तो ये सब चीजें जो हैं उन्होंने भी अपनी इस जगह पे सिद्ध करी हैं। अब उनके इन्होंने अपने एंगल से सिद्ध करी हैं। हम लोग जब क्वेश्चन, अब वार्तालाप जब इनके बीच में जब ये सब चीजें होती होंगी, तो वो लोग अपने तर्क देते होंगे, जैन धर्म अपना तर्क देता है, ऐसा कैसे है, ऐसा कैसे है। तो इसलिए जैन धर्म का ये एक न्याय ग्रंथों में से एक ग्रंथ है ये। वैसे और भी ग्रंथ है ना। एक है आप्तमीमांसा ग्रंथ है, जिसमें
भगवान की परीक्षा करी गई, कि भगवान ही, हम जो महावीर भगवान की प्रतिमा है, हम महावीर भगवान को क्यों पूज रहे हैं, इन्हीं भगवान को क्यों पूज रहे हैं, अन्य भगवान को क्यों नहीं पूजते। उसकी पूरी परीक्षा की गई, न्याय दिया गया कि भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है, जैन धर्म के अकॉर्डिंग भगवान कौन होते हैं, इत्यादि इत्यादि वहां पे है। ठीक है। यहाँ पे जो न्याय दीपिका में जो चीज दी गई है वो करी गई है, वस्तु व्यवस्था की सिद्धि की गई है। अच्छा। हम वस्तु को कैसे जाने, वस्तु का मतलब है कि हम छह द्रव्य सात तत्वों को कैसे जाने, छह द्रव्य कैसे होते हैं, उनका स्वरूप कैसा होता है, वस्तु कैसी होती है। जैन धर्म के अकॉर्डिंग वस्तु क्या है ना। तो जब हम किसी पूरी वस्तु का ज्ञान करते हैं, संपूर्ण वस्तु का ज्ञान हमारे को होता है, तो उसको बोलते हैं प्रमाण ज्ञान। और यदि हम किसी वस्तु के एक अंश को मुख्य करके उसको हम यदि उसको बताने की कोशिश करेंगे या उसको हम जानने की कोशिश करेंगे, तो उसको बोलते हैं नए। आए समझ में, नहीं आए समझ में। यदि हम इस पूरे पूरे मोबाइल को जानते हैं, तो हम इसको बोलेंगे मोबाइल का प्रमाण ज्ञान। इस मोबाइल के बारे में हमें सब पता है। और हम ये बोलेंगे इस मोबाइल में इतनी लंबी टच स्क्रीन है, इतनी लंबा डिस्प्ले है। तो हमने क्या करा, इस मोबाइल के एक अंश को मुख्य करके हमने बात करी कि इस मोबाइल में 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, कि इस मोबाइल में ये फलानी फलानी चिप लगी है, इस मोबाइल में इतने फास्ट इंटरनेट चल सकता है ना, इसमें इतनी बड़ी बैटरी लगी है। तो ये क्या हुआ, मोबाइल के एक अंश को मुख्य करके हमने उसको जाना या उसका कथन किया। तो उसको वो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नए। और जब हमने सारी चीजों को समझ के हमने पूर्ण मोबाइल का ज्ञान कर लिया, तो क्या बोलेंगे, प्रमाण ज्ञान। तमाम। प्रमाण ज्ञान, है ना। यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि इसमें संक्षेप में प्रमाण और नय का तर्क संगत वर्णन है, कि वस्तु को हम किस नय से जानेंगे, क्या नय किस वस्तु को किस रूप में बताता है, क्या इस वस्तु को इस नय से जान सकते हैं। ऐसी ऐसी चीजें इस ग्रंथ में बताई गई हैं। नयों के बारे में नहीं बताया कि किस नय से वस्तु को क्या कहा जाता है। तो इससे तो वो तो बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा। पर हमें समझना ये बात है कि जैन धर्म में भी ये सारी सिद्धि की गई है। अब लोगों को क्या होता है कि ये सोचते हैं कि अरे क्या पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, कुछ समझ में ही नहीं आता, ये नए वो नए, ऐसा नए वैसा नए, क्या करें, सीधे बोलो ना, सीधे आत्मा क्या है। तो बोल रहे, आचार्य देव बोलते हैं कि नहीं बता सकते। अज्ञानी जीव को अज्ञानी की भाषा में बताना पड़ता है। किसी को मोबाइल के बारे में बताना है, तो क्या बताएंगे, या मान लो हम नहीं, ये क्या देखो उसमें ये इतना, मोबाइल ये इतना पिक्सल है, इतना मेगापिक्सल कैमरा है, इतनी इसकी बैटरी बैकअप है, बैटरी पावर है। किसकी महिमा आती है, अरे देखो इतनी बड़ी बैटरी, अरे देखो इतना बड़ा कैमरा, बात अरे देखो क्या इतनी है। बड़ी स्क्रीन। पर कैमरा बस उतना स्क्रीन जितना है क्या, कैमरा क्या सिर्फ उतना कैमरा जितना है क्या, ऐसा नहीं है। वो कैमरे में बहुत सारी चीजें होती हैं। कार खरीदने जाते तो वो क्या बोलते हैं, और ये लाल कलर की कार है, उसमें इतनी सीटें हैं, इतना बड़ा इंजन है, इतनी पावर है ना, इसमें ये फीचर है, वो वाला फीचर है, बैक कैमरा का भी फीचर है, 360 कैमरा का फीचर है, इतने एयर बैग हैं। तो ये क्या करते हैं, किस लिए करते हैं, कि वस्तु को जानने के लिए। और जब गाड़ी में बैठते हैं तब गाड़ी में थोड़ी सोचते हैं अरे ये गेट है, ये स्टीयरिंग है, ये ऐसा है, ऐसे ऐसे करके बैठते हैं क्या। अरे गाड़ी में बैठते हैं, आनंद से बैठते हैं, पूजा पूरे वस्तु का संपूर्णतः ज्ञान हुआ, निर्णय हो गया, यहाँ ये गाड़ी लेनी है। अब आराम से अब अभेद की दृष्टि करते हैं, जानने के लिए नए अंश, अंश मतलब
वस्तु को भेद करके उस अंश का बाकी चीजों को गौड़ करके एक अंश को मुख्य गौण करते हैं, अभाव नहीं करते। अभाव में और गौण में मुख्य है। जिस टाइम हम एयर बैग की बात कर रहे हैं तब हमें ज्ञान में है कि हाँ इसमें जी इतनी स्टेयरिंग है, इतनी पावर है और बाकी सारे फीचर्स हैं, इसकी इतनी बड़ी स्क्रीन है गाड़ी में। और जब हम स्टेयरिंग की बात कर रहे हैं तब हमें पता है कि इतनी इतनी सीटर है और इतना है, ये सब है। अभाव नहीं कर रहे, उसको गौण कर रहे हैं। वैसे ही जब हम आत्मा के बारे में बात करते हैं तो हमें पता है कि आत्मा में बहुत सारी खूबियां हैं, पर जिस टाइम पे हम बात करेंगे उस टाइम को मुख्य करके बात करेंगे, है ना। तो उसको कहते हैं नए, है ना। हम किसको मुख्य करके बात कर, बाकी चीज, पर्टिकुलर। है ना। और ये तब होता है जब हमें संपूर्ण का सही ज्ञान हो। तो पहले हमें नए समझना है, जनरल बात है। के माध्यम से हमने वस्तु की क्या बात करी वो समझना है। और जब हम अलग अलग नयों से वस्तु की बात करते हैं तो हमें वस्तु का स्वरूप ख्याल में आता है। और फिर जब हम वस्तु का आश्रय ले लेते हैं और तब आप किसी भी एंगल से बात करो तो हम उस एंगल से बात कर लेते हैं। कोई एग्जाम्पल, जैसे कोई लड़का लड़की को देखने जाए या लड़की लड़के को देखने जाए तो क्या बोलते हैं, अरे उसकी इतनी सैलरी है, वो तो इसको इतना बड़ा पैकेज है, उसका तो इतना बड़ा घर है, वो तो देखो इतने अच्छे कपड़े पहनता है, वो तो देखो गाड़ी में भी घूमता है। तो लड़का क्या, कपड़े है क्या लड़का, गाड़ी लड़का है क्या, पैसे लड़का है क्या। अरे उसका परिचय करा रहे हैं बाहर से। पर आश्रय किसका लेना है, उस लड़की को क्या लड़की का आश्रय लेना है, मतलब अहम करना है कि हाँ ये लड़का अच्छा है। जल्दी वही चीज लड़की के लिए, अरे देखो उसको ये भी आता है, उसको खाना बनाने भी आता है, वो इतनी नॉलेज भी है उसको, मार्केट में ये सब चीजें भी कर लेती है, खुद से भी कर लेती है, पढ़ाई भी कराती है, ये भी एक्स वाई जेड। तो वो क्या करेगा लड़का निर्णय, क्या उसको अच्छा ये भी आता है, अच्छा ये भी आता है। तो महिमा किसकी आएगी, लड़की लड़की, की। और अहम लड़की में होगा। और जब उसने लड़की अहम पे हुआ तो बाकी सारी चीजें, अरे उसको पहले अपने को समझ में आ गया हाँ लड़की में ये सारे गुण हैं। जब लड़की में अहम करेगा तो बाकी सारी चीजें भी अपने आप उसमें इंक्लूडेड हैं। वैसे ही जब वस्तु के बारे में बात करेंगे तो हम अंश में बात करेंगे, क्योंकि एक बार में तो एक ही चीज की बात हो सकती है। एक बार में तो इतनी सारी क्वालिटीज नहीं बता सकते हम, एक क्वालिटी को एक एक करके ही तो बता पाएंगे, एक अंश को एक बार में ही तो बता पाएंगे, है ना। तो ये हुआ नए। और जब हम सारी वस्तु को अलग अलग एंगल से जान के वस्तु को जानते हैं तो उसको कहते हैं प्रमाण ज्ञान। समझ। तो ये डिस्कशन तो बहुत लंबा हो गया, पर बात ये आई कि वस्तु का निर्णय करने के लिए हमें लॉजिक और तर्क की जरूरत है। हम बिना लॉजिक के बिना तर्क के हम वस्तु का सही ज्ञान नहीं कर सकते। अब वस्तु को भी कैसे जान सकते हैं, वस्तु को भी जानने के लिए लक्षण की पहचान जरूरी है। आपके पास में ठेले में बहुत सारे फल रखे हैं, आप कैसे पता करोगे कि ये मौसमी है, ये आम है, ये संतरा है, साइज और आकार के हैं? कलर, रंग, रंग देख के, कलर देख, साइज देख के और आकार देख के। लक्षण को जानकर। हाँ, आप यदि बच्चे को भेज दो कि भैया जो गोल गोल होता है वहां पे टोकरी में रखा होगा वो नींबू है, तो गोल गोल तो मौसम्बी भी होता है, तो क्या करे, नींबू की जगह मौसम्बी लिया है, चलेगा क्या काम। गोल गोल तो संतरा भी होता है, गोल गोल तो चीकू भी होता है। तो हमें वस्तु को तो जानना ही है, वस्तु के साथ वस्तु के लक्षण को भी जानना है। जो सात तत्व गए हैं, हमने सात तत्व की परिभाषा तो जान ली,
पर सात तत्व को अप्लाई करके किस वस्तु का क्या लक्षण है यहाँ पे एग्जिस्ट, यहाँ पे एक्चुअली जो एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे अभी चार तत्व हैं, जीव अजीव आश्रव बंध। तो क्या हम उसको लक्षण से जान पा रहे हैं कि क्या आश्रव है, क्या बंध है, क्या जीव है, क्या अजीव है? हम क्या लक्षण से जान पा रहे हैं? तो ये हमें अपने से क्वेश्चन करना है खुद से। जो हमने अभी तक इतनी पढ़ाई करी, तो क्या हमें समझ में आता है कि क्या किसका क्या लक्षण है? हम इतनी सारी स्कूल के बच्चों में भीड़ में अपने बच्चों को कैसे ढूंढ लेते हैं? लक्षण से। चेहरा भी चेहरा नहीं, लक्षण। लक्षण देखो। हमें अपने बच्चे का लक्षण पता है। क्या लक्षण हाँ, पता है? उसकी हाइट ऐसा है। है, वो ऐसा चश्मा पहनता है, नहीं पहनता है ना, ऐसा चलता है, ऐसा फेस है, पीछे से क्या है उसके बाल की डिजाइन, आगे से बाल की डिजाइन कैसी है, सब एंगल से जानते हैं हम उसको। हम अपने बच्चे के लक्षण को नहीं जान पाए तो स्कूल में कैसे लेके जा पाओगे? समझ में आ रही है बात? हाँ, हमें लक्षण आइडेंटिफाई करना आता है। हमारा ज्ञान लक्षण को, यदि किसी चीज का हमें लक्षण पता है तो हमें लक्षण आइडेंटिफाई करना आता है। आपको कोई चीज खाने को दे, बोले देखना नमक देखना कैसा है, कितनी सारी चीजें उसमें, जीरा भी है, हल्दी भी है, मसाला भी है, पानी भी है, दाल भी है, सब्जी भी है, टमाटर भी है, सब कुछ डला हुआ है। उन उतनी सारी चीजों के मिक्स में से हम नमक ढूंढ लेते हैं। सही। ढूंढ लेते कि नहीं ढूंढ लेते? खीर बनाई हो, भैया देखना जरा चीनी कैसी है। चीनी दिख रही है आपको क्या उसमें? टेस्ट है। दिख रही है। आप एक बार चख के देखेंगे तो चीनी दिख जाती है हमको, चीनी कम है कि ज्यादा है। इतनी थोड़ी है, टेस्ट से ना पता चले। अरे दिख गई। साहब क्या बोलते हैं, देखना चीनी देखना कितनी कैसी है, क्या बोला आपने? चीनी देखना, नमक देख। दिख रहा है क्या नमक? अरे दिख रहा है, अक्षर से दिख रहा है। हम लक्षण पे फटाक से पहुंच जाते हैं। क्यों? हमें लक्षण पता है। हमें चीनी का लक्षण पता है, हमें नमक का लक्षण पता है। हम शिकंजी में बोलेंगे भैया देखना नींबू कैसा है, नींबू देखना जरा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा नींबू? दिख रहा है। लक्षण पता है हमें, नींबू का क्या लक्षण है, चीनी का लक्षण क्या है, लक्षण क्या है। वैसे ही इस चैप्टर में यही बता रहे हैं कि यदि हमें वस्तु का लक्षण पता है, निर्णय है, तो हम यदि उस लक्षण को आइडेंटिफाई करेंगे तो हमें वस्तु मिल सकती है। हमें बस लक्षण पता करना है। क्या बोला? हमें क्या लक्षण पता पता, करना है? लक्षण पता करना। लक्षण पता करना। हम क्या करते हैं, गेहूं लेने जाते हैं। गेहूं पता है कैसे लेते हैं गेहूं? पूरा बोरी छानते हैं, ऐसे करते हैं गेहूं गेहूं कैसे हैं गेहूं? भैया बोरी खोलो जरा, 15-20 बोरी खोलो, देखो एक एक दाना देखो जरा कैसा है। ऐसे करते हैं क्या बोरी? ऐसे नहीं करते। उसमें क्या होता है, एक उसके पास स्पेशल टाइप की निडल होती है वो दुकान। बोरी में डालता है और उसमें से गेहूं निकालता आधी मुट्ठी एक मुट्ठी गेहूं निकलते हैं। अपन देखते हैं है। भैया कीड़ा है कि नहीं, स्मेल कैसी है, साफ है, गेहूं काला है। कड़क है कि नहीं, काला है, सफेद है, क्या है, कैसा रंग है ना, छिलका है कैसा, छिलका कैसा है, मोटा, मतलब। और अपन ने क्या करा, एक सैंपलिंग करी और सैंपलिंग में वो लक्षण देखे। अब सैंपलिंग में लक्षण देख लिए मतलब पूरा माल ऐसा है। समझ में आई बात? हाँ, क्या करा हमने, हमने लक्षण देखा। समझ में आ रही है बात? हम दाल लेने गए तो हमने क्या देखा, हमने दाल देखी, अरे दाने तो नहीं हो रहे, खराब तो नहीं हो रहा। जीव तो है कि नहीं, दाने छोटे हैं कि बड़े। तो भी जैसा भी आपको करना है तो अपन सैंपलिंग करते हैं। हम लक्षण देखते हैं, किसके शुद्धता के लक्षण देखते हैं। अगर अशुद्धता के लक्षण देखेंगे तो हम बोल देंगे भाई ये माल खराब है।
आप सब्जी लेने जाते हो, सब्जी में भी आप ऐसे ही करते हैं, हम लक्षण देखते हैं। शुद्ध खराब है कि नहीं, कीड़ा लगा हुआ है। ये कैसा करते हैं वो, हम लक्षण से देखते हैं, दाग तो नहीं है, काला तो नहीं हो रहा, ये तो नहीं हो रहा। आम लेने जाते हैं, आम में भी देखते हैं भैया कड़क है, पिलपिला है, तो ये क्या सब चीजें देख रहे हैं, हम लक्षण देख रहे हैं, अच्छे माल के लक्षण देख रहे हैं। नहीं, समझ में आ रही है तो बात? क्या होगा? ये क्या है, पॉइंट ये है कि हमें लक्षण देख के, हमारे ज्ञान में यदि सही लक्षण अगर निर्धारित है तो हमें आइडेंटिफाई करना हमें वस्तु और वस्तुओं के बीच में, कोई साड़ी लेने जाएं, कोई कपड़ा देखने जाएं, तो हम क्या करते हैं, हम उस कपड़े का लक्षण देखते हैं, कपड़ा कैसा है, खराब है, क्वालिटी। क्वालिटी कैसी है, ज्यादा दिन चल अच्छा। पाएगा कि नहीं, वॉशिंग मशीन में धुल पाएगा कि नहीं, कलर। वगैरह वगैरह, कलर उतरेगा तो नहीं, उतरेगा तो कैसा लगेगा, आदि आदि। तो ये सब चीजें कैसे कर ले रहे हैं हम, लक्षण को जाने। हमें अच्छी चीज का लक्षण हमें पता है कि अच्छी चीज क्या होती है, हम उस वस्तु में भी सही गलत का निर्णय कर, मतलब हमारा ज्ञान अब भी इन सब चीजों को आइडेंटिफाई करना जानता है, लौकिक में ये सारी चीजें करना जानता है। मतलब हमें लक्षण को आइडेंटिफाई करके उसकी पहचान करने की टेक्नोलॉजी, जो है टेक्नोलॉजी हमारे ज्ञान में ऑलरेडी फिट है। हमारे ज्ञान में अगर मान लो इतनी सारी, मान लो फोटोज आ जाएं, और कोई बोले भैया देखना जरा आपकी फोटो कौन सी है, आपके परिवार की फोटो कैसी है, आपके बच्चे की फोटो कैसी है, तो कैसे पहचान लेते हैं फटाक से। तो ये सब चीजें कैसे हो रही है कि हमारा वही। ज्ञान एक्टिव है, वो हमारा ज्ञान लक्षण को देख के आइडेंटिफाई कर लेता है, छांटा बीनी कर लेता है। वैसे ही यहाँ पे जो चार तत्व हैं, जीव अजीव आश्रव बंध, हम यदि इसके लक्षण को आइडेंटिफाई करके हम अगर अब भी आइडेंटिफाई करें, तो हमें आत्मा अभी पकड़ में आ सकती है, बशर्ते हमें चारों का लक्षण पता हो। और यदि आत्मा पकड़ में आ गई, मतलब आपका मोक्ष मार्ग चालू, एज सिंपल एज दैट। समझ में आ रही है बात, है ना? थोड़ा सा पढ़ते हैं, देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, लक्षण और लक्षणाभास। अब ये एक नया वर्ड आ, एक आया लक्षण, अब एक आ रहा है लक्षणाभास। लक्षणाभास मतलब जो वास्तव में तो लक्षण है नहीं, परंतु उसे भी हम लक्षण मान लें, जैसे वो नींबू संतरे के केस में हुआ। हम क्या बोलें कि जो गोल गोल होता है वो नींबू होता है, तो ये लक्षण है क्या, सही लक्षण है क्या? नहीं। नहीं है। हम बोलें गाय कैसी होती है, जो सफेद सफेद होती है वो गाय होती है, ये लक्षण सही है क्या? गलत है। और वो चित्तीदारी भी होती है काली कोई, भी होती है, वाइट ब्लैक भी होती है। कोई बोले कि भैया जिसकी पूंछ होती है वो गाय होती है, उसका घोड़े की भी होती है, भैंस की भी होती लक्षण। है। तो कुत्ते को भी वो गाय समझ लेगा, बिल्ली को भी गाय समझ लेगा, शेर को भी गाय समझ लेगा। और शेर के पास पुचकारने जाओ तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना? इसको कहते सही। हैं कोई बोले कि क्या, कि गाय कैसी होती है, नहीं वो कुत्ता कैसे होता है कि जिसके सींग होते हैं वो कुत्ता होता है। अरे ये तो हो ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक में क्या था, ज्यादा था, एक में क्या था, कम था, एक में तो था ही नहीं कोई लक्षण, उसको भी लक्षण मान लिया। ऐसे क्या चीजें हैं, इसको कहते हैं लक्षणावाद। इनकी डेफिनेशन आएगी तो हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे। मैंने एग्जाम्पल के बाद में बताया कि लक्षणाभास का मतलब क्या है, कि जो वास्तव में लक्षण, प्रॉपर लक्षण नहीं है, जो एक्चुअली में उसको आइडेंटिफाई कर सके, है ना? तो हमें
ज्ञान को एक्टिव रख के हमें उस वस्तु का त्रिकाल जो लक्षण है, कि हर समय हमको उस चीज की क्या करें, हम उसकी पहचान करा सकें। जैसे चीनी का लक्षण क्या है, मिठास। तो ये लक्षण क्या है, ये त्रिकाल लक्षण है। ये भारत में, इंडिया में चीनी चखेंगे तो कैसी निकलेगी, मीठी। पाकिस्तान में जाएंगे तो खट्टी निकलेगी। नहीं अभी नहीं ये लंदन में चखेंगे तो, लंदन की जो चीनी है वो चखेंगे तो वो भी मीठी। अमेरिका में चखेंगे तो वो भी मीठी। तो ये लक्षण क्या हुआ, तो ये तो सार्वभौमिक। 1000 साल पहले जो चीनी थी उसका लक्षण क्या था, वो भी मीठी है। आज से 1000 साल बाद जो भी चीनी बनेगी उसका लक्षण क्या होगा, वो भी मीठी होगी। तो सार्वकालिक, भूत भविष्य और वर्तमान, सब में एक लक्षण रहे। और सार्वभौमिक, सर्व, हर जगह भी उसका एक ही लक्षण रहे, वो वास्तव में सच्चा लक्षण होता है ना। इन सब की, ये सारी चीजों की जो डेफिनेशंस आगे हैं, ये आगे बताई जाएंगी, है ना। समय अपना ऑलमोस्ट हो गया है। ये नेक्स्ट क्लास में अपन इस चैप्टर के आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। बोली द्वादशांग मई जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। अहिंसामय जैन धर्म की जय हो, जय हो। जय जिनेन्द्र स्वरूप। क्या चाहिए।